एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे हमारे अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में। विदाउट बीइंग लेट, लेट्स मूव टू आवर वीडियो। हम इंसानों ने भले ही आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बना ली हो, हम धरती के बाहर स्पेस मार्स से लेकर क्रस्ट मेंटल कोर तक हमने काफ़ी चीज़ों की खोज की है और साइंटिस्ट के नॉलेज और डाटा के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली हमने हमारे अस्तित्व का काफ़ी सही तरीके से आकलन भी कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे हमारी खूबसूरत धरती के बारे में, जिसने हमें ना जाने कितनी पीढ़ियों से आश्रय दिया है। यह वही खूबसूरत धरती है जिसमें जीवों की कुल 87 लाख प्रजातियां पाई जाती है साइंटिस्ट के डेटा के अनुसार, जिसके केवल 15% ही हमने खोज पाए हैं। तो कहाँ से चालू हुआ इन जीवों का अस्तित्व में आना, कैसे हुआ इन जीवों का अंत, कैसे हुआ धरती का जन्म? तो चलिए इसको जानने के लिए चलते हैं समय में काफ़ी पीछे। धरती अभी अपने शुरुआती अवस्था में थी। समय में काफ़ी पीछे चलते हैं हम लोग, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। एक बहुत बड़ा रॉकी प्लैनेट जो कि पूरी तरह लावा से भरा हुआ था, वो किसी अननोन स्टार की परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन कर रहा था। इस वक्त इस पर लगातार एस्टेरॉइड की बारिश हो रही थी। लगातार ये इनकी पथरीली बारिशों को झेल रहा था। कुछ समय बाद इसी गोले ने प्लैनेट का रूप ले लिया और इसने अपना चांद भी बना लिया। अभी धरती का तापमान बहुत ज़्यादा था और ये लगातार एस्टेरॉइड की मार झेलता रहा। इस पर लगातार लावा बरसते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि हमारी पृथ्वी का तापमान थोड़ा ठंडा होने लगा। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी अभी लगातार एस्टेरॉइड और कॉमेट्स की मार झेल रही थी, जिसे हम द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस कई दिनों तक चला। यह पृथ्वी लगातार एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, लावा की मार झेल रही थी, पर इस बार कुछ अलग होने वाला था। आइस क्रिस्टल्स ला रहे थे, जो कि हमारे लिए बेहद अच्छी बात थी। इन्होंने ही हमारे अर्थ पर आकर ओशंस का फॉर्मेशन किया। पर अभी भी धरती लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए पर्याप्त नहीं थी। धरती का एटमॉस्फेयर जहरीले गैसों से भरा हुआ था। इस पर ऑक्सीजन की अभी भी कमी थी। धरती अभी भी पर्याप्त नहीं थी। ये पूरी तरह पानी से ढकी हुई थी। इस पूरी धरती पर पानी भरा हुआ था आज से करीब 3.8 अरब साल पहले। एक बार फिर से धरती पर मेटियोर्स रेन चालू हो गई। ये फिर से हमारी धरती को बर्बाद करने लगे, पर इस बार ये अपने साथ कुछ अनोखा लाने वाले थे। ये अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स ला रहे थे, जो कि हमारे लिए बेहद अच्छी बात थी। ये अपने अंदर एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बन जैसी गैसों को अपने साथ लेकर आने लगे, जो कि हमारे लिए बेहद अच्छा था। हमारा समुद्र इतना डीप था कि इस पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती थी, परंतु डीप ओशंस में भी नेचुरल चिमनीज थे, जो पानी को इतने डीप होने के बावजूद भी गर्म रख रहे थे। यहीं पर सबसे पहले सारे केमिकल रिएक्शन करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ। यह वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जिससे आगे विकसित होकर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बनने वाले थे। These are the types of bacteria which are getting rapidly increasing in our oceans। बहुत समय बाद यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले ओशंस में इनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक साथ कंबाइन करके बिल्कुल इन प्रकार के पत्थरों जैसे रहने लगे, जिन्हें हम कहते थे स्ट्रोमेटालाइट्स। ये एक एक चट्टान मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज रखते थे। ये फिर प्रकाश की ऊर्जा को इस्तेमाल करके एक प्रोसेस चालू किए और अपना भोजन बनाना चालू किए, जिन्हें हम आज फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। इन बैक्टीरियाज ने धरती को लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ दिया। एंड रियली नो लाइफ विल बी सपोज टू बी हैपन विदाउट द ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगा। यहाँ पर समुद्र भी अपनी लहरों में उफान लाने लगे आज से करीब 1.5 अरब साल पहले। अभी भी हमारी धरती बिना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन लार्जर कॉन्टिनेंट्स के बगैर थी। धरती पर अभी सिर्फ छोटे छोटे द्वीपों का राज था।
परंतु इन छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में भी हलचल होने लगी और इनके क्रस्ट में हलचल के कारण ये टुकड़े आकर एक बहुत बड़े और विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करने लगे, जिसे आज की डेट में हम एक नाम से जानते हैं, रोडिनिया। इस वक्त धरती का एक दिन 18 घंटे और इसका टेम्परेचर लगभग 32 से 35 डिग्री तक का था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले हमारा सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया, जो अब 2 भागों में बंटने लगा था, इनके अलग अलग होने के कारण धरती के अंदर से लगातार लावा निकलने लगा, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण धरती पर एसिड रेन चालू हो गई। इन एसिड रेन्स के कारण हमारे पहाड़ों पर, चट्टानों पर कार्बन्स के बहुत मोटे मोटे परत जम गए। धरती अभी सबसे भयावह रूप में था। धरती अपने सबसे विकराल रूप धारण किए हुए था, जिसके कारण चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था। पर इसी कारण धरती में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट गई, जिसके कारण हम सोलर रेडिएशन को रोकने में नाकाम रहे और धरती पर पहले युग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। यह युग काफ़ी दिनों तक चला और यह सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला आइस एज भी था। बहुत सालों बाद धरती में फिर से इरप्शन चालू हो गया और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा फिर से ज़्यादा हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन सिंगल सेल्ड बैक्टीरियाज की, जो हमारे समुद्रों के अंदर अभी भी वास कर रहे थे। ये अभी अपना एक नया रूप लेने वाले थे। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले धरती की सारी बर्फ़ पिघल चुकी थी और समुद्र के अंदर रहने वाले इन सिंगल सेल्ड बैक्टीरियाज ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने आप को काफ़ी विकसित किया। ये लगातार अपने आप को विकसित करते रहे और इन जैसे समुद्री पौधों में अपने आप को बदल लिया। और समुद्रों में एक भयावह मॉन्स्टर भी रहता था, जिसका नाम एनामेलोकैरिस था। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टाइप थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम पिकाया था। ये 5 सेंटीमीटर लंबे हुआ करते थे। ये मानव जाति के लिए बेहद ज़रूरी प्राणी थे, क्योंकि ये पहले वैसे प्राणी थे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी थी, यानी इनके पास ये बैकबोन थे। इन्हीं के कारण आज हम में भी वो आने वाले थे, आज से 46 करोड़ साल पहले। अब धरती पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी और वो उस सुपर कॉन्टिनेंट ने अपने आप को काफ़ी टुकड़ों में बांट लिया था। पर धरती पर अभी भी एक चीज़ की कमी थी, हमारे प्लांट्स। इसी के कारण धरती पर अल्ट्रावायलेट रेड्स की मात्रा बढ़ने लगी थी। पर फिर धरती ने अपने आप को फिर से विकसित करना चालू किया। धरती अब अपने चारों ओर एक नया लेयर बनाने वाली थी, जिसे हम आज ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। यह ओजोन लेयर हमारे अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने में मदद कर रहा था, जिसके कारण अब धरती में छोटे छोटे मॉसेस लाइचन्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया। पानी में रहने वाले ये जीव टिक-टाक, जो अब पानी से बाहर आने का सोचने लगे। ये पहले वैसे जीव थे जिन्होंने पानी के बाहर कदम रखा। इन्होंने अपने फिन्स को अपने पैरों के रूप में इस्तेमाल किया और काफ़ी लाखों सालों बाद इन्होंने अपने शरीर को काफ़ी विकसित कर लिया। समय बीतते गए और ये इन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया। इनका नाम था टेट्रापॉड्स, आज से करीब 36 करोड़ साल पहले। अब इतने लंबे अंतराल के बाद ये टेट्रापॉड्स अपने आप को पूरी तरह विकसित कर लिए थे और ये वही जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स और बर्ड्स का रूप लेने वाले थे। एक बार फिर से कुछ अनहोनी हुई। धरती का समय फिर बुरा चलने लगा और धरती फिर से एक बार बर्बाद होने की राह पर आ गई। धरती पर फिर से वोल्केनिक इरप्शन चालू हो गए, जिनके कारण पूरी धरती पर अकाल पड़ गया। ये वोल्केनिक इरप्शन बेहद भयावह थे, जिसने धरती को फिर से पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इनके कारण धरती पर अकाल पड़ गया और सारे पेड़ जीव सूख गए। धरती के केवल 5% जीव ही अब रह पाए। बचे कुछ जीवों ने अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी खाना चालू किया और ये फिर ज़मीन के अंदर रहना शुरू किए।
पर फिर से एक बार समय का चक्र पलटा और धरती की किस्मत फिर से सुधरने लगी। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती अब काफ़ी हद तक आज के जैसी खूबसूरत दिख रही थी। उस इरप्शन से नए कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ जो निकल के एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किए जिसका नाम था पैंजिया। धरती पर बचने वाले उन 5% जीवों ने अब अपने आप को काफ़ी तरह विकसित कर लिया था। इन 5% जीवों ने अब धरती पर अपने आप को काफ़ी सूटेबल बना लिया था और ये 5% जीव आगे जाके डायनासोर का रूप लेने वाले थे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आगे हम जानेंगे कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इंसानों का जन्म कैसे हुआ। तब तक के लिए बाय। Don't forget to like and subscribe if you learned at least a single thing from the video. Thank you.